नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पलक झपकते ही चीन के जंगी जहाज हो जाएंगे नष्ट। भारतीय नौसेना के पास जल्द होगी ऐसी 38 मिसाइलें। तो दोस्तों, भारत की नौसेना की ताकतें बढ़ने वाली हैं और मोदी सरकार में ऐसा इंतजाम किया जाएगा कि पलक झपकते ही चीन के सारे जहाज नष्ट कर दिए जाएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा विजय दिवस का। LAC हो या फिर LOC, भारत की ओर आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेंगे दुश्मन। और तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे आपको कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बड़ा बयान, बोले भारत से सीखिए कैसे दिया जाता है चीन को जवाब। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पलक झपकते ही चीन के जंगी जहाज हो जाएंगे नष्ट। भारतीय नौसेना के पास जल्द होंगी 38 मिसाइलें। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन में जारी सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ लगातार सीमा पर चलने वाली तनातनी के बीच भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। नौसेना अपने नई युद्धपोतों के लिए 38 नई ज्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने जा रही है। इन मिसाइलों के जरिए से 450 किलोमीटर दूर किसी भी दुश्मन के लक्ष्य को आसानी से भेदा जा सकेगा। अगर चीन पाक का कोई भी जंगी जहाज इन मिसाइलों के सामने आएगा तो उस पर भी निशाना बनाकर उसे पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकेगा। इन मिसाइलों को भारतीय नौसेना की निर्माणाधीन विशाखापट्टनम श्रेणी के युद्धपोतों पर फिट किया जाना है, जो कि आने वाले समय में सक्रिय सेवा में शामिल होंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया 38 अधिक रेंज की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ब्रह्मोस युद्धपोतों का मुख्य स्ट्राइक हथियार होगा। यह युद्धपोतों पर पहले से ही लगी भी हुई है। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण भी किया था। समुद्र में मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर लक्ष्य को छोड़ा गया था। भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए बाहरी मार्केट भी खोजने पर काम कर रहा है। मिसाइल को DRDO ने अपनी परियोजना PJ-10 के तहत काफी हद तक स्वदेशी बना दिया है। भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर की शुरुआत के बाद से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तीनों सशस्त्र बलों के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गई है, जो विभिन्न भूमिकाओं के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पिछले महीने भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नवल संस्करण का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया था। यह मिसाइल 300 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की जंगी पोतों को उड़ाने में सक्षम थी। परीक्षण के दौरान इसे INS रणविजय से दागा गया और इसने पलक झपकते ही लक्ष्य को भेद दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विजय दिवस, LAC हो या LOC, भारत की ओर आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेंगे दुश्मन। जी हां दोस्तों, 16 अगस्त की तारीख भारत के लिए बहुत ही खास है। 1971 में इसी दिन भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी और बांग्लादेश को आजाद कराया था। इस बार देश भर में 50वां विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नेशनल वॉर मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में शरीक होंगे। 1971 में 3 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा था। 13 दिन के युद्ध के बाद पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था। इसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बनाए गए थे। सभी को शिमला समझौते के तहत रिहा किया गया था। भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटते हुए बांग्लादेश को आजाद किया था। तब से भारत और बांग्लादेश में इस दिन विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 के युद्ध को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रणनीति और सेना के अदम्य साहस के लिए जाना जाता है। इस युद्ध में भारत के भी 3000 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 12,000 जवान घायल हो गए थे। लेकिन सेना के जवानों ने अपने सर्वोच्च बलिदान से तिरंगे की शान पर आंच नहीं आने दी थी। आज भी देश की सीमाओं पर तैनात जवान देश की शान पर आंच नहीं आने देते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना के सामने देश के जवान मोर्चा लेकर तैनात हैं। दुश्मन दुम दबाकर बैठा हुआ है। मौसम खतरनाक होता जा रहा है। बर्फबारी से सारे रास्ते बंद होने लगे हैं। अगर रास्ते नहीं खोले गए तो सीमा पर तैनात जवानों के पास रसद पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। 422 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह मार्ग पर BRO ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड शुरू किया है। यहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन -10 डिग्री की ठंड में बड़े पैमाने पर बर्फ हटाने में जुटा हुआ है। सियाचिन वाली टीम ही हैवी वेट मशीन लेकर पहुंची है ताकि जवानों तक पहुंचने का रास्ता खुल सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो बोले, भारत से सीखिए कैसे दिया जाता है चीन को जवाब। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से चीन पर निशाना साधा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना संकट में ढकेला और फिर इस साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश की। पोम्पियो ने चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि दूसरे देशों को भारत से सीख लेनी चाहिए। एक इंटरव्यू में बोलते हुए माइक पोम्पियो ने कहा,
कोरोना वायरस के प्रसार के लिए चीन के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। दुनिया के बाकी देशों के अमेरिका का साथ देना चाहिए ताकि हम मिलकर चीन की जवाबदेही तय कर सकें। ड्रैगन ने अपने साजिश को छिपाने के लिए कई झूठ बोले हैं और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के खिलाफ हमने कई कदम उठाए हैं। कोरोना के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं। माइक पोम्पियो ने आगे कहा, हमारे सामने दो देशों ने बेहतरीन उदाहरण पेश किए हैं। दुनिया अब चीन को पीछे ढकेलना चाहती है। अब भारत को देखिए, उसने चीनी ऐप्स को बैन कर दिया, चीन का सामान खरीदने से इनकार कर दिया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन को सही जवाब दिया। बाकी देशों को भी अब यही करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाड़ कपाएगी इस बार दिल्ली की सर्दी, 2 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। जी हां दोस्तों, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने आज यानी 16 दिसंबर को दिल्ली का पारा 4 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में सर्दी जो सितम ढा रही है, उसकी मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी और बारिश होगी, मैदानों में उतनी ही ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान आज बुधवार 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिनों में उत्तर भारत के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। उत्तर भारत का पारा लुढ़क कर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पहाड़ों की यही बर्फबारी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को कम कपा रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोगों को अगले 2-3 दिन कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहना होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में 17-18 दिसंबर को भारी बारिश होने का अनुमान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विजय दिवस विशेष, 14 दिन में मार गिराए थे पाकिस्तान के 2000 सैनिक। जी हां दोस्तों, वर्ष 1971 में पाकिस्तान को शिकस्त देने के रूप में मनाए जाने वाले विजय दिवस की यादें फरीदाबाद से भी जुड़ी हैं। 74 वर्षीय सेवानिवृत्त कैप्टन पीएल नाहर ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था और अपने साथियों के साथ मिलकर 14 दिन में पाकिस्तान के 2000 सैनिकों को ढेर कर दिया था। इतना ही नहीं, कैप्टन पीएल नाहर और उनके साथियों ने युद्ध में जख्मी हुए पाकिस्तान के 50 सैनिकों को भी बंधक बना लिया था। उस युद्ध को याद कर नाहर खुद को काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनका कहना है कि वह युद्ध भारत के हर नागरिक के लिए गौरव की बात है। दुश्मन से 200 मीटर की दूरी पर थे तैनात सेवानिवृत्त कैप्टन पीएल नाहर उस पल को याद करते हुए बताते हैं कि 3 दिसंबर 1971 का दिन था। कड़ाके की ठंड थी और वह जम्मू कश्मीर के शमजोंडिया तैनात थे। उनकी टीम में 5 जवान थे। उन्होंने बताया कि हमारी टीम का मुख्य काम दुश्मन के नजदीक जाकर बैकअप दे रही अपनी सैनिकों की टुकड़ियों को दुश्मन की लोकेशन बताना था, ताकि पीछे तैनात तोपों के जरिए दुश्मनों के ठिकानों को तबाह किया जा सके। उन्होंने बताया कि जब युद्ध चल रहा था तो एक वक्त ऐसा आया था जब वह दुश्मनों से मात्र 200 मीटर की दूरी पर थे और रात के समय दिसंबर में कड़ाके की ठंड थी, लेकिन दुश्मनों को शिकस्त देने का जुनून सवार था तो सर्दी की परवाह किसी सैनिक को नहीं थी। 14 दिन 14 वर्ष के बराबर। सेवानिवृत्त कैप्टन पीएल नाहर बताते हैं कि जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया था तो उस वक्त उनकी उम्र 26 वर्ष थी, लेकिन सर्दी में रात दिन दुश्मन पर नजर रखने की जिम्मेदारी में एक सेकंड महत्वपूर्ण था। उन्होंने बताया कि 24 घंटे में सिर्फ आधे घंटे का रेस्ट मिलता था, सोने का वक्त भी नहीं था। चारों तरफ गोलों की आवाज में नींद का सवाल ही नहीं था और दुश्मन को हराना ही एक मकसद था। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक का वक्त जिंदगी में ऐसा समझो जैसे 14 वर्ष हो। पेड़ों से छुपकर रखते थे नजर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कब्जे वाले एक्साइज चीन में, चीन बना रहा हेलीपोर्ट। अंडरग्राउंड कमांड स्टोर सैटेलाइट इमेज से खुलासा। जी हां दोस्तों, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लगातार पूर्वी लद्दाख के कब्जे वाले इलाके में पिछले 9 महीने से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में लगी हुई है। वहीं हाल में तिब्बत शिनजियांग के भारतीय सीमा से सटे क्षेत्रों की सैटेलाइट तस्वीरों के अध्ययन से पता चला है कि चीनी सेना ने इन 3 महीनों में पूर्वी लद्दाख के इलाके में अपना सैन्य ढांचा सुदृढ़ करने में तेजी लाई है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से ये संकेत मिलता है कि चीन ने 2019 की शुरुआत में ही लद्दाख में प्रवेश की योजना बना ली है। खबर के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सबसे ताजा निर्माण के बारे में पता चला है। पीएलए लद्दाख के कब्जे वाले इलाके में, जिसे एक्साइज चीन कहा जाता है, एक हेलीपोर्ट का निर्माण कर रहा है। 16,700 फीट की ऊंचाई पर बन रहा ये हेलीपोर्ट
भारत के दौलत बेग ओल्डी एयरबेस के दूसरी तरफ है। चीन के इस हेलीपैड की खास बात यह है कि इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा के बेहद ही पास बनाया जा रहा है। साथ ही यह दरबुक शियोक डीबीओ रोड से 255 किलोमीटर की दूरी पर है। डीएसडीबीओ रोड को ही इस साल मई में दोनों देशों के बीच शुरू हुई तनाव की मुख्य वजह बताया जाता है। ये रोड एलएसी के साथ ही चलते हुए लेह को दौलत बेग ओल्डी एयरबेस से जोड़ती है। यही वजह है इसका रणनीतिक महत्व बहुत हो जाता है। दरबुक शियोक गांव से निकलकर दौलत बेग ओल्डी तक जाने के कारण ही इसे डीएसडीबीओ रोड भी कहा जाता है। दौलत बेग ओल्डी एयरबेस और यह नई रोड एलएसी के बेहद ही करीब है, जिसके चलते भारत रणनीतिक बढ़त मिलती है। इसी बात से चीन चिढ़ा हुआ है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरें ये इशारा करती हैं कि पीएलए लड़ाई वाले क्षेत्र में हेलीपोर्ट को बनाकर रहा है। हेलीपोर्ट एरिया को अगस्त 2019 में मार्क किया गया था और यहां पर अक्टूबर 2019 में हेलीपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। इंडिया टुडे के मुताबिक हेलीपोर्ट के लिए जगह का चुनाव और तैयारियां भले ही 2019 में ही कर ली गई थी, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि पहला निर्माण अप्रैल 2020 में ही शुरू हो पाया था। हेलीपोर्ट का निर्माण संयोग से उसी समय चल रहा था जब चीन का सैन्य निर्माण शुरू हुआ था। चीन का ये निर्माण केवल भारत के सड़क निर्माण के जवाब में की गई कोई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि चीन ने इसे भारत के खिलाफ एक पूरी तरह से रणनीतिक नजरिया रखते हुए मध्य अप्रैल में शुरू किया था। इसके लगभग 3 सप्ताह बाद ही दोनों देशों में संघर्ष हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने कनाडा को दिया सख्त संदेश, शीर्ष राजनयिक बैठक स्थगित करने को कहा, यह है बड़ा कारण। जी हां दोस्तों, भारत ने कनाडा से दोनों देशों के बीच शीर्ष राजनयिकों की बैठक को स्थगित करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि भारत की तरफ से यह कदम कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा किसान आंदोलन को लेकर किए कमेंट के मद्देनजर उठाया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय में सचिव रीवा गांगुली दास और उनके कनाडाई समक्ष के बीच यह बैठक 15 दिसंबर को होने वाली थी। अब नई दिल्ली ने कनाडा से कहा है कि यह तारीख असुविधाजनक है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले हफ्ते कनाडाई विदेश मंत्री द्वारा कोविड-19 को लेकर ऑर्गेनाइज की गई बैठक में भी नहीं शामिल हुए थे। तब भी कारण यही बताया गया था। गौरतलब है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था, अगर मैं किसानों द्वारा प्रदर्शन के बारे में भारत से आ रही खबरों पर ध्यान देना शुरू नहीं करता तो बेपरवाह होता। स्थिति चिंताजनक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। हमने अपनी चिंताओं को रेखांकित करने के लिए कई जरियों से भारतीय अथॉरिटीज से संपर्क किया है। भारत बता चुका है गैर जरूरी। भारत ऐसी टिप्पणियों को गैर जरूरी करार दे चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, हमने कुछ कनाडा के नेताओं के भारत के किसानों के बारे में कमेंट सुने हैं। ऐसे बयान गैर जरूरी हैं, वो भी तब जब किसी लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मुद्दों से जुड़े हों। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव आयोग पहुंचा हिंसा का मामला, भाजपा ने की आचार संहिता लागू करने की मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। हाल ही में बंगाल में प्रचार करने पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव भी किया गया। वहीं बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के हालात कश्मीर से भी बदतर बताते हुए राज्य में जल्द से जल्द आचार संहिता लागू करने की मांग की। भाजपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने किया। इसमें पश्चिम बंगाल भाजपा सचिव सब्यसाची दत्ता और भाजपा चुनाव समिति के संयोजक शिशिर भजोरिया शामिल थे। तीनों नेताओं ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। मुलाकात के बाद स्वप्न दास गुप्ता ने कहा, हमने चुनाव आयोग से कहा है कि पश्चिम बंगाल में असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए आदर्श आचार संहिता जल्द से जल्द लागू की जानी चाहिए। भाजपा सचिव सब्यसाची दत्ता ने कहा, राज्य में हालात कश्मीर से भी बुरे हो गए हैं। भाजपा ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात के दौरान राज्य में हो रही हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर 2 पेज का ज्ञापन सौंपा। इसमें नड्डा के काफिले पर हुए हमले को निंदनीय बताते हुए कहा गया कि राज्य में पुलिस टीएमसी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। सरकारी कर्मचारियों द्वारा टीएमसी को समर्थन दिया जा रहा है। ऐसे में राज्य में निष्पक्ष चुनाव करवाना चुनौतीपूर्ण होगा, इसलिए जल्द से जल्द आचार संहिता को लागू किया जाए। वहीं भाजपा की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। 17 दिसंबर को चुनाव आयोग के उपायुक्त सुदीप जैन बंगाल के दौरे पर जाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। ऐसे में देखना है कि उनकी राज्य सरकार द्वारा ऐसे में बंगाल की क्या छवि पेश की जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, बोले किसानों की शंका दूर करने को सरकार 24 घंटे तैयार। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि किसानों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहा है और उनकी शंकाओं के समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे तैयार हैं।
कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और उन पर किसानों को भ्रमित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा, आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए कृषि सुधारों की मांग वर्षों से की जा रही थी और अनेक किसान संगठन भी यह मांग करते थे कि किसानों को अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। उन्होंने कहा, आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वह भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वे निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। मोदी ने कहा कि आज देश ने जब यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो विपक्षी किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने किसान भाइयों बहनों को बार बार दोहराता हूं, उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती में किसानों का खर्च कम हो, उनकी आय बढ़े और मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। उन्होंने हाल के दिनों में आए चुनाव नतीजों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार की ईमानदार नीयत और ईमानदार प्रयास को करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है और कहा, किसानों के आशीर्वाद की ताकत से जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूक फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी मय हुआ सोशल मीडिया, ट्विटर इंडिया पर टॉप 1 में ट्रेंड हुआ। #यूपी किसान योगी जी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उनका ही दांव भारी पड़ गया। मंगलवार सुबह उन्होंने दिल्ली में यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान क्या किया तो विरोध में लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें आड़े हाथों लिया और ट्विटर इंडिया पर #यूपी किसान योगी जी टॉप 1 पर ट्रेंड करता रहा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली संभल नहीं रही, वहीं 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को संभालने की बात करने वाली पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उधर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी केजरीवाल पर पलटवार करते हुए सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि अब यूपी की जनता ही नहीं, दिल्ली की जनता में भी वह बेनकाब हो चुके हैं। पूर्वांचलियों पर आपने जो टिप्पणी की थी उसके लिए आपने अभी तक माफी नहीं मांगी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर सोशल मीडिया पर छाए रहे। उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारतवर्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर हैदराबाद के निकाय चुनाव तक सीएम योगी आदित्यनाथ का बढ़ता प्रभाव हर तरफ देखा गया है। सीएम योगी की फायर ब्रांड और विकास परक छवि ने सोशल मीडिया को भी गहराई से प्रभावित किया है, जिसकी एक बानगी मंगलवार को ट्विटर इंडिया पर एक बार फिर देखने को मिली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान व चीन के नापाक मंसूबों का कड़ा जवाब है चाबहार बंदरगाह, कई मायनों में है खास। जी हां दोस्तों, भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान की साझेदारी चाबहार बंदरगाह के व्यावसायिक व रणनीतिक उपयोग को नई दिशा देगी। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित यह बंदरगाह न सिर्फ पाकिस्तान व चीन के नापाक मंसूबों का जवाब है, बल्कि भारत व मित्र देशों के कारोबार को यूरोप तक फैलाने में अहम भूमिका भी निभाएगा। चीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत स्थित ग्वादर बंदरगाह के विकास में बड़ा निवेश किया है। यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अहम हिस्सा भी है। पहले अफगानिस्तान व मध्य एशिया में जाने के लिए भारतीय जहाजों को पाकिस्तानी जल क्षेत्र से गुजरना पड़ता था, लेकिन ग्वादर के करीब स्थित चाबहार बंदरगाह ने इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मध्यकालीन यात्री अल बरूनी ने चाबहार को भारत का प्रवेश द्वार कहा था। चाबहार का अर्थ है 4 झरने। यह गहरे पानी का बंदरगाह है जो मुख्य भूभाग से जुड़ा है। यहाँ मौसम सामान्य रहता है और समुद्री रास्तों से पहुंचाना आसान है। ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित यह बंदरगाह एक ऐसे मार्ग की अहम कड़ी है जो भारत से यूरोप तक माल ढुलाई को सहज बनाएगा। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के विकास के जरिए चीन अरब सागर में उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। इसके जवाब में भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास में निवेश का फैसला किया। यह बात चीन को खटक गई। चीन ने ईरान को अगले 25 वर्षों में $400 अरब के भारी भरकम निवेश का झांसा देते हुए चाबहार जाहिदान रेल परियोजना में साझेदार बन गया। इससे पहले कि चीन उस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाए, भारत हर हाल में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख सीमा के करीब चीन बना रहा हेलीपैड, सैटेलाइट इमेज से बहुत बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच पिछले 8 महीने से गतिरोध जारी है। कई दौर की बातचीत के बाद भी चीन अपने करतूत से बाज नहीं आ रहा है। सैटेलाइट इमेज से बड़ा खुलासा हुआ है कि चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सीमा के करीब निर्माण कार्य अब भी जारी रखा है। इंडिया टुडे के अनुसार चीन लद्दाख सीमा पर हेलीपैड का निर्माण कर रहा है, जो कि सैटेलाइट इमेज में साफ नजर आ रहा है।
चीन ने हेलीपोर्ट निर्माण भारत के दौलत बेग ओल्डी एयरबेस के ठीक विपरीत कर रहा है और 16,700 फीट पर वास्तविक नियंत्रण रेखा और 255 किलोमीटर दरबुक्त श्योक डीबीओ सड़क के बेहद करीब है। खबर है चीन अक्टूबर 2019 से ही इसका निर्माण कर रहा था। इससे पहले भी सैटेलाइट इमेज से पता चला था कि पैंगोंग झील के करीब एयरबेस तैयार कर रहा है। इधर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख में चीन भारत गतिरोध के बीच चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में विकास गतिविधियों को अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और देश में भी वैसे ही गतिविधियां अंजाम दी जा रही हैं। जनरल रावत ने कहा, लद्दाख में गतिरोध अभी जारी है। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कुछ विकास संबंधी गतिविधियां हो रही हैं। हर राष्ट्र अपने रणनीतिक हितों के आधार पर अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तैयारी जारी रखेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।